आप लोग बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें देख चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम माफिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, पावर और असर्टिवनेस और एक्सप्रेसिव और एंगर और गिल्ट के मसले होते हैं। कभी हम बात करते हैं आईटी से रिलेटेड, और आज हम एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुआफिया मलिक, एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा शो हम और आप विद PNY लेकर आता है डिफरेंट कोर्सेज, जिसमें 100 से ज़्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इन स्किल से इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। इसमें हम डिफरेंट सिनेरियोज़ पे बात करते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आते हैं। कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं IT से रिलेटेड, और आज हम एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। आप लोग बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें देख चुके हैं। सर का मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, मकबूल बाबरी साहब, जिन्हें अक्सर आप मैक्स बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम माफिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। सर अभी करंटली जो है वो लाहौर में द कंसल्टेंट के नाम से 2 जो सर के प्रोग्राम्स हैं, एक है द कंसल्टेंट और दूसरा है हीलिंग सेंटर, और सर काम कर रहे हैं एज अ साइकोथेरेपिस्ट प्लस एज अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। तो सर से आज हम पूछेंगे बहुत से डिफरेंट और ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग भी जानना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और स्पेशली हिप्नोथेरेपी से रिलेटेड। तो सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। यू वेलकम माफिया। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं, हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ का एक इतना बड़ा स्टिग्मा है कि आम लेमन लैंग्वेज में बहुत से लोगों को मेंटल हेल्थ का आइडिया ही नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, मेंटल हेल्थ क्या है, किस चीज़ पे बेस करती है? अच्छा, ऐसा है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो तो नेचुरली अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उससे गुफ्तगू करते हैं और उसको कई दफ़ा डांटते हैं, कई दफ़ा उसको शाबाश देते हैं, कई दफ़ा उसको मुबारकबाद देते हैं। तो अगर वो बच्चा जो है पैदा होने के बाद जब उसमें समझ बूझ आती है, वो बात सुनना शुरू करता है, तो इत्तेफाक ऐसा है कि वो नो बहुत ज़्यादा सुनता है, उसको डांट बहुत ज़्यादा पड़ती है। येस और अप्रिसिएशन जो है वो बहुत कम सुनने को मिलती है। यानी तकरीबन 50 दफ़ा अगर वो 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक 50,000 मरतबा नो सुनता है, तो गालिबन सिर्फ 5,000 मरतबा यस सुनता है। तो वो बच्चा जो है ना, वो जो ऐसा सुनता है, खौफ पैदा हो जाता है, वो डर जाता है, उसको क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है, तो उसको लगता है मैं शायद बहुत अच्छा नहीं हूँ। जब वो लगता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो वो उसकी सेल्फ इस्टीम जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो बजाय फिर वो शुक्रगुजारी करने के, वो थोड़ा सा नाशुक्रा बन जाता है, थोड़ा सा कंप्लेन करता है, थोड़ा सा डाउट में आ जाता है, थोड़ा सा फिर स्ट्रैटेजी ऐसी बनाता है कि जो मेरी अपनी सलाहियतें शायद इतनी तगड़ी नहीं है, इसलिए मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है कामयाबी के लिए। तो वो इस तरह की सोच जो है, उसमें एंग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, OCD भी होता है, और भी बहुत सारी इसमें अलामतें होती हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, पावर और असर्टिवनेस और एक्सप्रेसिव और एंगर और गिल्ट के मसले होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर इंसान के अंदर हों तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटली हेल्दी नहीं है। तो जस्ट ऐड लिटिल बिट मोर कि इंसान तो हेल्दी होता है, लेकिन उसकी सोच अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो वो शख्स जो है वो कॉन्फिडेंस उसका कम हो जाता है और वो कंप्लेन ज़्यादा करता है। तो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ निशानी जो है वो हेल्थ की, वो ये है कि आदमी शुक्रगुजार हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, दूसरों को भी एक्सेप्ट कर ले, और अपनी सलाहियतों और खूबियों की बुनियाद पर दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, ना कि दूसरे लोगों की कमज़ोरियों को रिफ्लेक्ट करता रहे। एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छा एक डेफिनेशन है अगर आप देखें मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करना, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट पॉइंट है जो आपको अगर समझ आ जाए। सर लोग समझते हैं कि नफ्सियाती हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है वो सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, तो क्या ये हमारे प्रोफेशनलिज्म को इफ़ेक्ट नहीं करती? बहुत से लोग ये समझते हैं नहीं जी, ये सिर्फ घर तक ही है हमारी नफ्सियात, हम बाहर जाएंगे तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे खांसी है, और खांसी हम कह सकते हैं कि एक शख्स की ज़ाती खांसी है, लेकिन अगर इसको किसी को खांसी आती है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उस नॉइज़ से या उस साउंड से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं। फिर खांसी है तो इसका मतलब है कि कुछ इनखला भी हो रहा होता है मुंह से, और वो फिर जरासीम जो है फैलते भी है। तो मेरा ख्याल है इंसान किसी भी जो
लैक ऑफ हेल्थ है, मैं बीमारी नहीं कहूँगा, जो अगर हेल्दी नहीं है बहुत तरह से, तो वो खुद और उसका इंटरेक्शन तमाम लोगों पर असरअंदाज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की सेल्फ इस्टीम कम है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो चांसेस ये हैं कि वो दूसरों को डांट डपट बहुत करेगा और वो अपने उसको ज़रूरत महसूस होगी कि वो शो करे कि वो बहुत पावरफुल है। और अगर उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत तगड़ी है तो वो आजिज़ी के साथ समझाएगा, वो बराबरी के साथ सलूक करेगा, वो इंसान को इंसान समझेगा। गो के लोगों की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, लोगों के काम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लोगों का रुतबा तो इंसान अल्लाह ताला ने इकट्ठे बनाया, लेकिन जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, टाइटल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंसान बराबर नहीं है। तो आजिज़ी और बराबरी का ख्याल रखना, एक दूसरे का हमदर्द होना, एम्पैथी रखना सेहत की निशानी है। और ये हमारी हर लाइफ में आपको शो हो रही होती है, चाहे आप बचपन में हैं, स्कूल एज में हैं, किसी भी एज में हैं, तो आपकी ये चीज़ें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनली हर तरह से रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। सर देखें, करंटली हमारी जो सोसाइटी है उसके नॉर्म्स बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो चुके हुए हैं। हमारे यहाँ एक मोटिव होता था कि मैं ऐसे करूँगा, एक प्रॉपर हम प्लान करते थे, लेकिन अब हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इस प्लानिंग ना करने के नतीजे में हम देख रहे हैं सोसाइटी में लोग डिफरेंट नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। तो क्यों ये चीज़ हमारे ऊपर इतनी रिफ्लेक्ट कर रही है? अच्छा, ऐसा है कि हमारी देखें, एक तो तालीम है और एक तरबियत है। तो वो दोनों, जो तालीम भी है और जो तरबियत भी है, उनका कोई हदफ होना चाहिए, कोई गोल डायरेक्टेड होनी चाहिए। अगर हम वालिदैन, मैं भी वालिद हूँ आखिर, अगर हम सिर्फ बच्चों को ये सिखाते रहें कि तुमने कामयाब होना है, और फिर कामयाबी का जो है वो पैमाना क्या है कि तुम्हारे पास दौलत बहुत हो, तुम्हारी गाड़ी बहुत बड़ी हो, तुम्हारा घर बहुत बड़ा हो, तुम्हारा टाइटल बहुत बड़ा हो, और तुम बेतहाशा पैसे कमा रहे हो, तो तुम फिर सक्सेसफुल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नफ्सा नफसी की अलामत है, जिसकी तरफ भागना है, तो इसमें हम कदरें जो है वो खो देते हैं। मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि कामयाब तो वो है जिसकी लोग इज़्ज़त करते हों, जिससे खौफ ज़्यादा ना हो, जिस अगर आपके बहन भाई हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े हैं, तो सारे लोग जो है वो आपसे प्यार करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे गुफ्तगू कर सके। उनको ये ना लगे कि मैं ये उनको सच बता दूंगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी और मुझे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो कदरों का सिलसिला है उसमें मेरा ख्याल है हमारा एम्फोसिस थोड़ा सा कम हो गया। और कामयाबी मेरे नज़दीक वो है कि आप इल्म हासिल करें, आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप दुनिया के लिए खुशियाँ लाएं, आप अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, बाकी लोगों के लिए, उनके लिए ऐसे माहौल पैदा करें कि वो खुश उसलूबी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हमने सिर्फ दौलत ही इकट्ठी करनी है तो प्रॉब्लम यह है कि दौलत इकट्ठी जब करता है एक शख्स, तो बाकी इसके इर्द गिर्द बाकी लोग हैं वो बहुत गरीब हो जाते हैं, क्योंकि दौलत तो फाइनाइट है। अगर सारी मैंने इकट्ठी कर ली तो मेरे मोहल्ले में जितने लोग हैं उनके पास तो रहेगी नहीं फिर। तो मुनासिब बराबरी, तकसीम, दौलत, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं लाइफ के, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस। और सर ये तो हो गई हमारी एक पर्सपेक्टिव। एक माशाल्लाह से आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। हमने बहुत से स्टिग्मा सुने हैं। आप हिप्नोथेरेपी के दौरान हम लोग क्या करते हैं, आप हिप्नोटाइज करके कुछ भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर इस पे हमें जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। और लोग जो हैं वो काफ़ी सारे, मैंने भी कमेंट सुने हैं, मेरे बारे में भी लोगों ने कई दफ़ा कोई चीज़ें उछाली हैं। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग हुई है उसमें यह है कि हम एक एजेंडा बनाते हैं मिल के। एजेंडा में मैं हेल्प कर सकता हूँ, मिसाल के तौर जो वो कर सकते हैं एजेंडा बनाने में, मैं को काउंसलर कहता हूँ उनको, मैं अपने को काउंसलर की हेल्प कर सकता हूँ एजेंडा तैयार करना। तो एजेंडा हम लिख लेते हैं, उसके बाद जब हमने ट्रांस में लेके जाते हैं तो उसके बाद दो कंडीशंस हैं जो बड़ी होली है हमारे लिए। एक तो कोई फिजिकल टच उसमें इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो टच। और सेकंड पार्ट ये कि हम कोई भी ऐसी चीज़ उनको सजेस्ट नहीं कर सकते जो उनके एजेंडे में शामिल ना हो। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग करती हैं और मैं समझता हूँ यार स्मोकिंग करनी अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये नहीं है कि आप अगर मेरे पास आई हैं और मैंने आपके साथ हिप्नोथेरेपी करनी है तो मैं जब आपको ट्रांस में ले गया हूँ तो मैं अपने पास से कहूँ अच्छा जी माफिया आइंदा आप स्मोकर नहीं रहेंगी या आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। वो कह नहीं सकते हम, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट नहीं की उसकी। तो हम सिर्फ वही चीज़ आपको कह सकते, हमारी अपनी वैल्यूज़ और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपना एजेंडा नहीं है कोई भी। वो हमारे को काउंसलर का एजेंडा है कि जी मैं अपने अंदर ये तब्दीली चाहता हूँ, तो मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूँ। प्लस
दिस इज़ हिप्नोथेरेपी, दिस इज़ नॉट हिप्नोसिस। हिप्नोसिस मीन्स कि आप ट्रांस में लगे और आप जो भी उसमें उसको चिड़िया बना दें, मुर्गी बना दें, जो मर्जी करें, वो एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस है। हिप्नोथेरेपी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, और हमारी अपनी भी जो ट्रेनिंग है उसमें ये बात शामिल है कि मैक्स बाबरी, आप अगर कोई अनएथिकल काम करेंगे तो आप एक कमज़ोर हिप्नोथेरेपिस्ट हो जाएंगे, आप मुस्तहकम हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं रहेंगे। तो नेचुरली हम सब लोग चाहते हैं कि हम एथिकल काम करें ताकि हम मुस्तनद जो है हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं। सर, ये जो आपने बात की एक एंटरटेनमेंट वाली, हम अक्सर देखते हैं टीवी ड्रामास में कि इस तरह क्लिक किया वो बेहोश हो जाता है, उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो ये फिर किस डोमेन में? अच्छा देखें, आप हिप्नोटिज्म तो एक टूल है ना जी। तो जैसे डायनामाइट एक टूल है, डायनामाइट इस्तेमाल कर सकते हैं आप सुरंगें बनाने के लिए, पहाड़ों को काट के पुलें बनाने के लिए। डायनामाइट आप ये इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पुल उड़ा दें, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम एक टूल से किया जा सकता है। सो हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस or hypnotism is a tool. Okay. When hypnotism is used for therapeutic purposes, it is a heal or only for healing. Okay. And if hypnotism is used for demonstrative purposes, then it's all right. और वो consent लेके करते हैं फिर भी। उससे पहले वो भी yes, but it is true that rapid induction भी हो सकती है कि मैं सर पे टैप करूं और मैं सख्ती के साथ आपके माइंड को कमांड करूं कि go in a trance, तो दिस पर्सन विल गो इन ए ट्रांस। मैंने आपकी तरफ देख के नहीं कहा, ये मैंने दूसरी तरफ देख रहा था, मैंने कहा अगर मैं आपकी तरफ देख के कह रहा होता तो इट्स पॉसिबल टू टेक यू इन ए ट्रांस। इट्स कॉल्ड रैपिड इंडक्शन। ऑलराइट, क्योंकि समटाइम्स हम देखते हैं इस रैपिड इंडक्शन में हम कुछ नंबर्स को मिस करवा देते हैं, और स्पेशली बाद में जब वो ट्रांस से वापस आता है तो उसके वो नंबर मिस हुए होते हैं, और जो ऑडियंस हमारे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है, ये पहले से इन्होंने कमिटमेंट की हुई, ऐसे ही होगा, बाद में हमारे साथ ये चल रहा होता है। मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं ना 90s के एंड में मैं हिप्नोथेरेपी यूनाइटेड स्टेट्स से करके आया। मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया हुआ था। हम लोग आम सिंपल माशाल्लाह खुशहाल लोग हैं, लेकिन सिंपल वर्किंग क्लास लोग हैं। तो उस वक्त 6-7 लाख रुपए खर्च हो गए थे। मैं जो हिप्नो ट्रेनिंग के कोर्स पे गया हुआ था, आज से 20-25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब वापस आया तो बेगम ने पूछा, अच्छा क्या सीख के आए हो? मैंने कहा हिप्नोटिज्म सीख के आया हूँ। हमारी बेटी मायरा उस वक्त तकरीबन 8-9 साल की थी। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, हिप्नोटाइज करो। तो मैंने उनको, वो स्मोक करती थी, तो वो मैंने उनको हिप्नोटाइज करके उनसे कह दिया कि आप फॉर्मर स्मोकर हैं, अब यू डोंट स्मोक, इसके अंदर ये सिगरेट जो है, ये जो है इसके अंदर कोई सेहतमंदाना चीज़ नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपने छोड़ ही दिया, आपको अच्छा ही नहीं लगता। खैर वो जब आधे घंटे 40 मिनट के बाद उनको ट्रांस से वापस लाए तो वो मतलब मैंने कहने लगी बस यही था। मैंने कहा हाँ यही था। तो मुझे लगा कि जैसे इतने पैसे खर्च हो गए मैं, तो वो डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छा कोई मतलब कुछ और नहीं है। बट शी वॉज वेरी, मेरी बेटी भी सुन रही थी साथ सेट, तो वो उसने सारा कुछ सुना था। तो शाम को हम बैठे तो मैंने उनसे ऑफर किया सिगरेट। ठीक है, नहीं कह मैंने नहीं पीनी सिगरेट, में ठीक नहीं है, पता नहीं इसके अंदर क्या भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। तो उस रात उन्होंने सिगरेट नहीं पिया। अगले ये पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली वो जब भी टॉयलेट विजिट पे जाती थी सुबह फर्स्ट, तो एक सिगरेट स्मोक करके जाती थी। तो दोपहर को फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा बात ये कि आई हैव पुट अ स्टॉप इन योर ट्रांस कि यू आर अ फॉर्मर स्मोकर। फिर मैंने उनको वो रिमूव किया, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हम हिप्नोटाइज करके कुछ चीज़ प्रोग्राम कर सकते हैं, बट विद इन 24 आवर्स वी रिवर्स इट। उसके बाद फिर वो रिवर्स हमने किया। बेटी बड़ी खुश हुई, उसको सुना, सारी बात पता थी जी। तो शी स्टार्टेड स्मोकिंग अगेन, माय वाइफ, बट नॉट एज मच एज जितना पहले स्मोक करती थी, कि कम हो गई। इट मीन्स सर समटाइम्स लोग बड़ा रिलक्टेंट करते हैं कि नहीं मुझ पे तो असर होगा ही नहीं, लेकिन बैक ऑन एज उसका असर हो जरूर होता है। उनको ज़्यादा असर होता है। मैं जब ग्रुप हिप्नोसिस करता हूँ जी, मिसाल के तौर पे या 20 बच्चे लोग बैठे हो, तो कह देते अच्छा भाई बात यह है कि जो लोग ट्रांस में नहीं जाना चाहते ना, वो इस तरफ कुर्सियों पे बैठ जाएं। जो ट्रांस में जाना चाहते हैं वो उधर बैठ जाए, लेकिन आपने एक्सरसाइज पूरी करनी है, लेकिन आप ट्रांस में मत जाइएगा। ठीक है, आप मत जाइएगा ट्रांस में, लेकिन आपने डिस्टर्ब नहीं करना, बोलना नहीं है, हंसना नहीं है, कुछ नहीं करना, लोगों को एंजॉय करने दें। आप हमेशा आंखें खुली रखिए। तो जब हम ट्रांस में लेके जाते हैं ना, तो सबसे डीप ट्रांस में ये लोग जाते हैं, क्योंकि इनके गार्ड खत्म हो गए होते हैं। ठीक है, कि मैंने तो ट्रांस में जाना ही नहीं, ना हिप्नोटाइज करना है, लेकिन दे क्विकली गो इनटू अ ट्रांस। एंड बाय द वे वी आर ऑलवेज इन अ ट्रांस। वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज इन ए ट्रांस। किसी चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, किसी चीज़ को हम बुरा समझते हैं, इसलिए कि हमें कहा गया है। तो ये चीज़ वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है
कि हम लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते हैं। हमें ये लगता है ये सिर्फ हमारे साथ फेक एक ड्रामा है जो सिर्फ हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए। तो सर ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा मेरा आपके साथ। लास्टली मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को, एक पॉजिटिव मैसेज दें। जो चीज़ सर समटाइम्स ये देखा गया कि बच्चे परस्यू करना चाहते हैं साइकोलॉजी को, लेकिन कुछ स्टिग्मास की वजह से वो वहीं रुक जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज। अच्छा, बात यह है कि साइकोलॉजी इज़ ए रिमार्केबल फील्ड। कोई फील्ड भी हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इल्म की कोई फील्ड भी हो, इल्म का मकसद प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक स्पेशलिस्ट भी बन जाते हैं साइकोलॉजी के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट हैं। अब जब साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो मैं दो मैसेज देना चाहता हूँ, एक तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ साइकोलॉजिस्ट को, एक मैं वैसे यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि कितने वो रिमार्केबल हैं। देखें, हम लोग इंसान जब आप पैदा हुए ना तो आप अल्लाह ताला के बेहतरीन शाहकार हैं। हमारे दीन में भी है और वैसे भी कुदरत के निज़ाम में भी है। वैसे भी डार्विन के हवाले से भी देखें तो वो कहता है कि यू आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो दोनों दीन के हवाले से भी और दुनिया के हवाले से भी इंसान एक बहुत मुकम्मल शाहकार है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा या मेरी बेटी फ़ौरन ही बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए। तो इसलिए उनको लगता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उनको वालियाना प्यार होता है हमसे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चाहते हैं हम फ़ौरन कामयाब हो जाए। लेकिन सब्र उनके अंदर नहीं होता कि बच्चों के खेलने का वक्त है, कूदने का वक्त है, खुश होने का वक्त है, रिलैक्स करने का वक्त है। तो इन सब तमाम बातों में डांट बहुत पड़ जाती है। जब डांट पड़ जाती है तो बच्चा समझना शुरू कर देता है कि मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, और जब अच्छा नहीं है तो उसकी सेल्फ इस्टीम कम हो जाती है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। प्लीज़, अगर आपको किसी ने बुरा भला कहा है या किसी ने डांटा है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों ने, वालिदैन ने, तो आपसे वालियाना प्यार करते हैं, लेकिन माफ़ कर दें उनको। उनका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो आपकी सलाहियतों के या आपकी खूबियों के ऊपर कोई एतराज़ करें या उसको कमतर समझें। तो आई थिंक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग मैसेज। आई वॉन्ट पीपल टू रिकग्नाइज दैट दे आर वंडरफुल एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। और मेरा ख्याल है मैंने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।